हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान और ज्योग्राफी की क्लास में। तो आज इस वीडियो में हम NIES जो ज्योग्राफी की बुक है उसका थर्ड चैप्टर काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। काफ़ी डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारे जो लास्ट चैप्टर था, सेकंड चैप्टर, उसको हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है। काफ़ी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं और समझी हैं और पढ़ी हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऑलरेडी मैंने डाल रखी है प्लेलिस्ट में, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी उसे डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं उस वीडियो को भी। तो इस वीडियो में हम जो सरफेस है ना अर्थ की, डायनेमिक सरफेस, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर दैट, कि मैं जानता हूँ कि वीडियोज़ काफ़ी लेट हो रही हैं, बट रियली सॉरी फॉर दैट। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो वीडियोज़ हैं जल्द से जल्द आएँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहली चीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी थोड़ा सा बेनिफिट हो सके, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो लाइक भी कर दीजिए। तो अभी इस वीडियो में हम आगे डायनेमिक सरफेस ऑफ द अर्थ के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 3 को, NIES ज्योग्राफी। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। देखिए, डायनेमिक सरफेस ऑफ द अर्थ, फर्स्ट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक सरफेस ऑफ द अर्थ। whenever we try to or whenever we open a book, what we get first? We get first the name of the chapter, that this is the chapter and this is the headline of this chapter and we are going to learn this and that in this chapter. So I am going to give you a brief introduction about this chapter. Like here it is written that dynamic surface of the earth. Now what does it mean by dynamic surface of the earth? हम यहाँ पर we will try to learn various type of continents and how did they emerge and what kind of continent which was existed before emergence of these present continents, यानी कि कौन सा वो कॉन्टिनेंट था, यानी महाद्वीप ऐसा कौन सा था, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, जहाँ से ये सारे के सारे जो अब के महाद्वीप हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, रसिया हो गया, एशिया हो गया, ये सारे महाद्वीप उभर कर आए हैं। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब in present time, in the contemporary time, what we know that we have certain oceans, like हिंद महासागर हो गया, ओशियन है ना, हिंद महासागर हो गया, पैसिफिक ओशियन हो गया, ठीक है, और अटलांटिक ओशियन हो गया और अंटार्कटिक ओशियन हो गया। तो ये सारे ओशियंस हैं हमारे पास। अब इनसे पहले कौन सा ऐसा सी था जो एग्जिस्ट करता था, वो सारी चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब हुआ तो चलो हमारे जो आज के प्रेजेंट टाइम में ये कॉन्टिनेंट्स इमर्ज होकर आ गए हैं, बट ये कैसे इमर्ज होकर आए, इसके रिगार्डिंग दो थ्योरीज हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और सेकंड वन इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये दो थ्योरीज हैं विच आर सोली रिस्पॉन्सिबल एंड सोली एक्सप्लेन कि हाउ दीज कॉन्टिनेंट्स इमर्ज्ड फ्रॉम द कार्बोनिफेरस पीरियड, ठीक है। एक पीरियड है जो मैं अभी सारी चीज़ आपको बताऊंगा, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें चलती हैं। काफ़ी सारे जो ज्योग्राफिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं और आज मैं आपको इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए चैप्टर को चालू करते हैं। आपको समझ में आ गया क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं? तो देखिए, फर्स्टली व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर इज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी, ठीक है। आइसोस्टेसी मतलब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है। फर्स्ट, आइसो का मतलब समान, ठीक है, समान, एक समान, ठीक है। आइसो का मतलब समान हो गया। स्टेसी का मतलब स्थिरता, एक समान स्थिरता, एक समान जैसा पाया जाने वाला। अब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी है ना, इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग इन बैलेंस, हर चीज़ को एक समान रखना। देखिए यहाँ से हटकर, यहाँ ये जो ज्योग्राफी क्लास है इससे हटकर मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। हैव यू एवर वंडर, आपने कभी सोचा है, आपने कभी अंदाज़ा लगाया है इस बात का कि धरती पे से हमने देखा कि जो 4.8 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, वी नो दिस, ठीक है, वी नो दिस, बट आपने कभी सोचा कि जो डायनासोर्स वगैरह थे वो एकदम से एक्सटिंक्ट हो गए, गायब हो गए, चले गए, मिट गए, कहाँ गए, ठीक है? नहीं, देखिए अर्थ का
कुदरत का करिश्मा कह दीजिए या नेचुरल फिनोमिना कह दीजिए या प्रकृति का कुछ एक तरीका फंडा कह दीजिए, ठीक है, या तो आप इसे मैजिक मान लीजिए, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, व्हाट एवर यू वांट, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको यहाँ पर समझनी है कि अगर कभी भी आपने देखा होगा कि कभी भी एक चीज़ कम होती है तो दूसरी जगह उसका स्थान लेते हैं। मानकर चलिए अभी रिसेंटली माय फादर वाज एक्सपायर्ड, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हमारे घर में एक तरीके से एक सूनापन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात छोड़िए, ठीक है, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मेरी दीदी की शादी हुई थी, ठीक है, वहाँ पर जब शादी हो गई थी मेरी दीदी की, तो हमारे घर में काफ़ी सूनापन सा हो गया था। बट व्हाट वी डिड, वी कुडंट डाइजेस्ट दिस, ठीक है, हम काफ़ी परेशान थे क्योंकि घर में पहले तो काफ़ी सारे मेंबर हुआ करते थे, बट व्हाट वी आर राइट नाउ वी आर जस्ट 4 मेंबर्स इन अ फैमिली, ठीक है, हम 4 मेंबर रह गए। तो अब जब तक दीदी जी का स्थान कोई ले नहीं लेगा ना, लाइक हमारे फैमिली में जब तक दीदी का स्थान कोई नहीं ले लेगा तब तक हमें मतलब एक तरीके से जो आइसोस्टेशन है बैलेंस नहीं बनेगा माइंड में ये रहेगा कि समवन इज मिसिंग इन आवर फैमिली। तो उसका स्थान लेने के लिए व्हाट वी डिड, हमारे जो मामा जी की लड़की हैं उनको हमने अपने घर पर बुला लिया और वो हमारे साथ रहती हैं, दैट इज़ फाइन, ठीक है। अब हमारी फैमिली में वी आर ऑल 5 मेंबर्स, ठीक है, बट मामा जी की लड़की जस्ट फॉर द टाइम बिंग, ताकि हम जो ना हमारी जो माइंड की स्टेटस है ना वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि वी आर 4 मेंबर्स, ठीक है। इस चीज़ को समझने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। अब यहीं पर अर्थ की अगर हम इसी संदर्भ में बात करें तो अर्थ में से अगर डायनासोर गए तो उनकी जगह किसने ली, आने वाले जीवों ने, ठीक है। अब जैसे कि आज के समय आपने देखा होगा काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह चलाए जा रहे हैं जस्ट टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, कि चीता कहीं से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं और काफ़ी सारे जानवर आज के समय में एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, फैल्कॉन्स एंड ऑल। तो काफ़ी सारी स्पीसीज जो आज के समय में एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, यानी गायब होती जा रही हैं। अब इन चीज़ को देखने के लिए, इन चीज़ को मेंटेन करने के लिए सरकार काफ़ी सारी जो मुहिम है यानी स्कीम्स हैं और प्रोजेक्ट्स हैं वो चला रही है, ताकि जो एक तरीके से इनका जो वो है ना दबदबा वो बनाए रखा जा सके। अब इसी चीज़ को अर्थ क्या करती है, अर्थ के साथ अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, कुदरत के साथ अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो वो उसके स्थान पर दूसरी चीज़ खड़ा करने की कोशिश करती है और ले आती है उसके स्थान पर, ठीक है, ताकि एक तरीके से बैलेंस बना रहे। आपने कहीं पर किसी को कहते सुना होगा कि जैसे जैसे जो जानवरों की स्पीसीज खत्म होती जा रही हैं वैसे वैसे ही इंसान की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। इंसान जो उन जानवरों के स्थान को लेता जा रहा है, ठीक है। फिर एक समय ऐसा भी आएगा जिस टाइम इंसान की जो क्या नाम है एग्जिस्टेंस है वो खतरे में होगा और वो एक्सटिंक्ट होने की तादार पर होगा। उस समय पर अर्थ अपने आप को बैलेंस करेगी और दोबारा से नए जो जीव जनावर हैं उन्हें धरती पर लेकर आएगी, क्योंकि अर्थ को क्या करना है, एक तरीके से एक बैलेंस है ना वो मेंटेन कर रखना है। तो इसी को बोलते हैं आइसोस्टेसी, ठीक है, ये समझ में आया आपको, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है द अर्थ इज रोटेटिंग वाइल कीपिंग परफेक्ट बैलेंस अमंग इट्स वेरियस फीचर्स। सारे फीचर्स में अपना एक बैलेंस क्रिएट करने के साथ साथ ही ये अर्थ अपनी जो एक्सिस है, अब मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो अर्थ की एक्सिस है वो अपनी कौन सी कितनी डिग्री की एक्सिस पर रोटेट कर रही है। आई नो कि आपको पता है कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, बट अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स ऑन एक्सिस, ठीक है। अब वो कौन सी कितनी डिग्री है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अर्थ अपने आप को ऑटोमेटिकली बैलेंस करती रहती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी, ठीक है, आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसीलिए हमारी अर्थ को क्या कहा जाता है, अर्थ को एक तरीके से आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में माना जाता है कि ये अपने आप को खुद ब खुद बैलेंस कर लेती है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। देखिए काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको आपके सामने पुट करने पड़ते हैं, देन आपको दिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि ये सारी चीज़ें भी होती हैं। इसी तरीके से बैलेंस बनता है लाइफ में, ठीक है। अब मानकर चलिए आप अभी 12th क्लास में हैं एंड यू आर परसुइंग योर 12th क्लास फ्रॉम NIOS, राइट, एंड राइट नाउ अगर आपके पास एक मोबाइल ख़त्म हो जाता है, मोबाइल नहीं होता है एंड यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट टू जस्ट वॉच माई वीडियोज़, देन you will find that you are missing something, and what will you do, you will try to fill up that gap.
आप उस गैप को भरने की कोशिश करेंगे ताकि एक तरीके से जो मेंटेन बैलेंस है ना वो मेंटेन हो जाए। ठीक है, ये समझ में आई बात आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आइसोस्टैटिक बैलेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार के व्यूज़ दिए गए हैं। जो ज्योग्राफिक साइंटिस्ट हैं यानी जियोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा ये जो दो प्रकार के वो दिए गए हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, उन्होंने व्यू दिया, अपने ओपिनियन जाहिर करा है कि कैसे जो बैलेंस है ना वो बनता है। तो यहाँ पर जो एरी कहते हैं कि जो अर्थ है ना उसकी जो डेंसिटी है वो हर एक माउंटेन में, यानी आप लगा लीजिए चाहे वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो चाहे वो ओशियनिक क्रस्ट हो, वो क्या होते हैं मैं भी बताऊंगा। ठीक है, अब चाहे माउंटेन्स हो चाहे प्लेट्यूज हो और चाहे कुछ भी चीज़ हो, सबकी डेंसिटी सेम है। इवन उन लोग ये कहते हैं कि जो अपर लेयर है ना उसकी जो डेंसिटी ऑल अराउंड द वर्ल्ड इज सेम, बट इट इज़ नॉट ट्रू। वी विल लर्न अबाउट सेकेंड ओपिनियन। ठीक है, यहाँ पर इनका तो मानना यही है, एरी तो यही कहते हैं कि यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग थिकनेस बड़ी हो सकती है। थिकनेस तो जानते हो ना आप, ये थिकनेस मोटाई, ये थिकनेस, ठीक है, और ये इसकी हाइट। ठीक है, यहाँ पर एरी का यही मानना है कि डेंसिटी है ना वो यूनिफॉर्म है वेरियस थिकनेस के अनुसार। देखिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, मैं भूल गया था कि मैंने ऐड कर रखी है पिक्चर। देखिए यहाँ पर एरी का मानना ये है कि इसकी जो थिकनेस है, ये यहाँ इस संदर्भ में देखिए, यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है ना इसके मुकाबले। अब एरी यह कहते हैं कि इसकी भी डेंसिटी सेम होगी, 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 सबकी डेंसिटी सेम होगी, एंड all these blocks will submerge in the water at the same level। क्योंकि आपने देखा ये लाइन जा रही है, सिंपल हमें पता चल रहा है कि एरी ने इस डायग्राम से यही समझाने की कोशिश करी है कि जो हर एक जो फीचर है ना अर्थ पर अवेलेबल, फीचर मतलब एक तरीके से फीचर हिंदी थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है। ठीक है, हिंदी में फीचर मतलब कोई भी एक रिलीफ फीचर मान लीजिए, कोई भी एक तरीका, जैसे कि माउंटेन है, माउंटेन इज़ अ काइंड ऑफ फीचर। ठीक है, और प्लेट्यूज हो गए, प्लेट्यूज लाइक इस तरीके के प्लेट्यूज होते हैं। ठीक है, और इस तरीके के भी प्लेट्यूज होते हैं यूँ। ठीक है, जैसे कि हमारा डीकन प्लेट्यू। ठीक है, तो ये सारे जो फीचर्स हैं, अब मान लीजिए गॉर्जेस होते हैं, ये वैलियाँ जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह के फीचर्स हैं। तो अब समुद्र के अंदर भी रिलीफ फीचर्स पाए जाते हैं, माउंटेन्स बड़े बड़े। तो ये सारी चीज़ें फीचर्स आप जानिए, समझिए। ठीक है, मेरे को हिंदी में नहीं पता फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर एरी का यही मानना है कि हर धरती पर जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है ना, सबकी जो मतलब कॉन्टिनेंटल मास जितने भी हैं, सबकी डेंसिटी सेम ही है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो ये 75% सबमर्ज्ड है वाटर में। अब यहाँ पर इसकी जो हाइट है ये तकरीबन 2.5 है मान लीजिए, मतलब 10 मान लीजिए, 10 में से ये जो ना 7 तक जो ना पानी में सबमर्ज है। अब यहाँ पर भी अगर मैं इसकी हाइट 10 मानूँ तो ये भी जो है ना 7% पानी में है। तो इस एरी का मानना यही था कि कोई भी अगर फीचर्स हो तो सबकी जो डेंसिटी है उनकी डेंसिटी सेम ही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरा हमें जो ओपिनियन मिलता है वो ये मिलता है कि यहाँ पर ये कहते हैं, एरी कहते हैं कि जो अपर क्रस्ट है ना अर्थ की, वो एक हल्की जो मटेरियल है ना उससे बनी है, और जो उस मटेरियल को इन्होंने कहा है कि जो अपर क्रस्ट है वो सिलिकन और एल्युमिनियम से बनी हुई है, जिसको इन्होंने नाम दिया सियाल। ठीक है, अब आगे ये कहते हैं कि ये जो है ना मतलब ज़्यादा डेंस नहीं है, मगर जो अर्थ की निचली लेयर है, ये वाली लेयर देखिए, यहाँ से देखिए, ये वाली जो लेयर है और ये वाली लेयर ये वाली जो लेयर है अपर लेयर, ये जो लेयर है ये सीमा के ऊपर फ्लोट कर रही है। नहीं, फ्लोट मतलब तैर रही है। ठीक है, तैर रही है ऐसा कहते हैं, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो कम है इसके मुकाबले। ठीक है, लाइक यहाँ पर लिख भी रखा है इन्होंने कि इसकी सियाल की जो डेंसिटी है वो 2.7 है, दैट इज़ वाई इट इज़ फ्लोटिंग ओवर दी सीमा। इसकी डेंसिटी क्या है 3.0।
तो इससे तो हमें यही पता चलता है कि जो सी फ्लोर है यानी ओशनिक क्रस्ट है उसकी जो डेंसिटी वो ज़्यादा, ऑब्वियसली ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ये यही कहते हैं, जो एरी हैं वो यही कहते हैं कि जो अपर क्रस्ट है ना, अपर जो लेवल है जहाँ पर जिस सतह पर हम रहते हैं उसकी जो डेंसिटी है वो कम है उसकी डेंसिटी से जो समुद्र के अंदर है, समुद्र के अंदर जो लेयर है उसकी डेंसिटी से। तो इनका मानना यही है। और ये कहते हैं कि जो सियाल है सीमा के ऊपर फ्लोट कर रही है इस तरीके से, जैसे कि नाव फ्लोट करती है ना एक पानी के ऊपर, ऐसे ही ये फ्लोट कर रही है, ठीक है, तैर रही है, ठीक है। अब ये जो अपर क्रस्ट है इसमें जो ना सिलिकॉन और एल्युमिनियम अबंडेंस में पाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में। और जो नीचे वाली लेयर है वो सीमा से बनी है यानी सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। अब जो नीचे वाली लेयर है उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा अबंडेंस मात्रा में पाया जाता है। तो ये जो एरी हैं वो यही कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि ही कंसीडर द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट कॉलम्स दैट प्लेन्स प्लेट्यूज माउंटेन्स टू बी द सेम, सबकी सेम मानी गई है। मगर ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं है? मानकर चलिए कि कहीं पर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। अब मैं आपसे अगर बात करूं, यहाँ पर देखिए एक जगह है, मैं आप दिखाता हूँ, मैं 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड, ओके। देखिए ये वाली जो जगह है ना ये, और ये यहाँ से, ठीक है, इसे बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, ठीक है, रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो वॉल्केनिक इरप्शन है बहुत ज़्यादा होते हैं। हियर यू कैन सी दिस काइंड ऑफ आइलैंड, यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है हवाई, आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा हवाई, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की टेरिटरी है वो, सॉरी यूनाइटेड स्टेट की टेरिटरी है वो। अब जो हवाई है वो भी एक तरीके से जो वॉल्केनिक आइलैंड है, लाइक वॉल्केनो ऐसे इरप्ट होना चालू हुआ। 1 मिनट में दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सॉरी आई डिड नॉट एडिट दैट पिक्चर हियर, मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ, ठीक है। अब मानकर चलिए ये है सी, ये मानकर चलिए ये सी लेवल है, सी सरफेस है, ठीक है। यहाँ पर ये जो ना यहाँ पर जहाज वगैरह तैरते हैं। अब ये है ओशिनिक क्रस्ट। अब यहाँ पर जो है एक तरीके से इरप्शन हो रहा है, मतलब वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। यहाँ से मैग्मा निकला, जब वो बाहर आया यूँ इरप्ट होकर, तो उसने यहाँ पर इस सतह पर क्या कर लिया, धीरे धीरे वो इकट्ठा होता रहा, और ऐसे ही इकट्ठा होता रहा, बार बार इरप्ट होने के साथ साथ वो ऊपर तक आ गया, और एक तरीके से जो एक आइलैंड है ना उसका फॉर्म ले लिया, ठीक है। अब जो आइलैंड है उसका फॉर्म ले लिया, जस्ट सेकेंड, ये आइलैंड इसका फॉर्म ले लिया, वो ऐसे कोन में दिखेगा, मतलब ये यूँ और यूँ, इसके चारों ओर ये मैग्मा होगा। तो यहाँ पर किस चीज़ की सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होगी? यहाँ पर मैग्नीशियम और सिलिकॉन ही ज़्यादा पाया जाएगा ना, जो रिसेंटली मैग्मा इरप्ट होकर आया है, ठीक है, इरप्ट होकर आया, तो वो किसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी इसमें? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। अब जो दूसरी जो लैंड मासेस हैं जो ऑलरेडी फॉर्म्ड हो चुके हैं, अब वहाँ पर तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम की ज़्यादा होगी ना, ठीक है। तो यहाँ पर अब जैसे कि एरी कहते हैं कि सबकी जो डेंसिटी वो सेम है, यहाँ पर तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी मगर यहाँ पर कम होगी। दूसरे जो प्लेट्यूज हैं, दूसरे जो मतलब माउंटेन्स वगैरह जो ऑलरेडी इरप्ट होकर ऊपर तक आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें एरी की जो पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्टरी है, कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब विरोध भाषा उसमें है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको लिखना वही है जो एरी ने कहा है, ठीक है। एरी ने यही कहा है कि जो सीमा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण वो नीचे वाली सतह पर आती है, और जो सियाल है वो ऊपर सीमा के ऊपर तैरती रहती है, ठीक है। अब एरी क्या कहते हैं? एरी ये कहते हैं कि जो माउंटेन की लेंथ है ना, जैसे कि 8,848 मीटर उसकी लेंथ है, मतलब हाइट है, जो ऊंचा है, मगर वहीं पर ये एरी कहते हैं कि जो सरफेस यानी बिलो सी लेवल है ना, मतलब ये जो सी लेवल है इससे नीचे जो माउंटेन की हाइट है ना वो 70,784 मीटर है, बिलो 70,784। इतना कैसे हो सकता है भाई? अलग मतलब पॉइंट ऑफ व्यू अलग चल रहा है इनका, तो ये मतलब कमाल इंसान है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एरी के द्वारा कही गई हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, पढ़ सकते हैं, ठीक है, और नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये आप ही की क्लास के नोट्स हैं, बट मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दिया और आपको एकदम ईजीएस्ट वे में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। अब जो भी अगर आपका क्वेश्चन आता है बनता है तो आप इजीली यहाँ से उसे टैली कर सकते हैं।
अब आइसोस्टैटिक बैलेंस जो दूसरा व्यू है, दूसरा व्यू कौन देते हैं? प्राट देते हैं, प्राट, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अगर कोई भी लैंड मास है जिसकी हाइट ज़्यादा है उसकी डेंसिटी उतनी ही कम होगी, उतनी ही कम होगी, और जितना छोटा लैंड मास होगा तो उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी और उतना ही वो पानी में सबमर्ज होता हुआ दिखेगा। यानी जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो तो भाई सबमर्ज हो जाता है, यानी डिप हो जाता है, डूब जाता है वो तो, ठीक है। और जो दूसरा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा नहीं होती वो फ्लोट करता है ऊपर। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्होंने डायग्राम भी दी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज़ द वाटर, और हम कंसीडर कर सकते हैं कि एक तरीका सी है और ये सी लेवल है यहाँ पर, और ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड मास है जो फ्लोट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्मॉलेस्ट लैंड मास है मगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा, इसका जो 80% जो पार्ट है, 80% पार्ट है वो नीचे क्या है? सबमर्ज हो चुका है। वेर एज जो इसका सेकंड वन है उस यहाँ पर देखिए, आप इसकी यहाँ से ही देखिए, इसका तो सारा का सारा पार्ट सबमर्ज हो गया, इसका तो कुछ भी नहीं हुआ, इसका भी कुछ नहीं हुआ, इसका भी कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो पार्ट है वो यही कहते हैं कि if the relief feature or the land mass of a particular area is having highest height will be having lowest density, ठीक है। इनका यही मतलब है कि द taller land mass has lesser density and the smaller height feature to be denser, और the smaller height feature to be denser, जो जिसकी हाइट जो है, जिसका हाइट फीचर थोड़ा छोटा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ये यही कहते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया ये, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा रिपीट कर लीजिए, दोबारा देख सकते हैं आप। तो यहाँ से चलते हैं आप थोड़ा सा आगे की ओर। तो चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हम ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए पूरा चैप्टर, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये, ठीक है। आई विल ट्राई टू कवर ऑल द पॉइंट्स इन दिस चैप्टर, इन दिस वीडियो इटसेल्फ, ठीक है। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं समझा देता हूँ कि ये देखो, ये है हमारे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के जो एविडेंसेस नहीं है, मतलब एक तरीके से मैं समझाने के ये पिक्चर डाल दिया, सॉरी। ये देख रहे हैं आप, ये इसे बोलते हैं पेंजिया, द सुपर कॉन्टिनेंट जिसको पेंजिया बोला जाता था, ठीक है। अब पेंजिया बोला गया, यहाँ पर एक साइंटिस्ट हैं एल्फ्रेड वेगनर, यहाँ पर ये ज्योग्राफिकल साइंटिस्ट हैं, ठीक है, एल्फ्रेड वेगनर। अब ये क्या कहते हैं, इनके द्वारा ये कहा गया है कि जो आज के समय में कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन है ना, वो कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के आउटकम है, परिणाम है। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए एक जगह से दूसरी जगह, जिस वजह से आज के समय में हमें प्रेजेंट डे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरेशिया यानी रसिया, यूरोप एंड रसिया वाला पार्ट, ठीक है, और अफ्रीका, ये सारे कॉन्टिनेंट हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनका मानना यह है था, ठीक है। ये कहते हैं कि कम से कम 200 साल लगे, 200 मिलियन ईयर्स एगो, पहले ये सारी चीज़ें नहीं, 200 मिलियन ईयर्स, इट टुक अराउंड 200 मिलियन ईयर्स टू फॉर्म प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको कि इसे कहीं ना कहीं 200 मिलियन ईयर लगे आज के जो समय में प्रेजेंट डे में हमें कॉन्टिनेंट देखने के लिए मिलते हैं, इनको फॉर्म होने में, ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं, आगे ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द थ्योरी लेज इन द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। इन्होंने जब फॉसिल्स की स्टडी करी, क्लाइमेट जोन की स्टडी करी, तो वैगनर ने पाया कि कहीं ना कहीं हर एक जगह पर हमें जो फॉसिल्स है ना वो सेम ही पाए जाते हैं। अभी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। और जो क्लाइमेट जोन है उनकी भी बात करी इन्होंने, और उससे ये पता लगाया कि जो कॉन्टिनेंट्स है ना वो एक जगह से दूसरी जगह पर ड्रिफ्ट होकर गए हैं। अब यहाँ पर वैगनर कहते हैं कि
जो एक प्रेजेंट क्लाइमेट जोन है, लाइक मानकर चलिए कि जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन है वो अफ्रीका में पाया जाता है। अब उसके जो फॉसिल्स हैं उस समय पर लाइक वहाँ पर एक प्रकार का मान के चलिए एक जो ना लिंक ग्लाइजर का पेन मिलता था वहाँ पर उस समय पर। अब वो पेन उस समय पर वहाँ पर प्रचलित था, मानते हैं हम, ठीक है मानते हैं, मगर वही पेन फिर हमें दूसरी जगह पर क्यों दिखा? इट कैन बी बिकॉज ऑफ कि जो मासेस हैं वो एक साथ अटैच होंगे, मतलब एक जो लिंक लाइजर का पेन है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी हमें देखने के लिए मिला, दूसरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में भी हमें देखने के लिए मिला, और तीसरा हमें इंडियन प्लेट में भी देखने के लिए मिला। अब ऐसा तो जब भी पॉसिबल हो सकता है ना जब सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक जगह पर असिमुलेट होंगे, है ना, एक जगह पर एकत्रित होंगे, तो ये इसीलिए पॉसिबल है। तो वैगनर यही कहते हैं कि ये पॉसिबल तभी है जब एक कॉमन कॉन्टिनेंट हो, एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट हो, एक बड़ा कॉन्टिनेंट हो, दैट इज कॉल्ड पैंजिया। इस वैगनर के द्वारा उस कॉन्टिनेंट को क्या कहा गया? पैंजिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब आगे वैगनर कहते हैं कि अब अगर मैं मान लो अगर एक जगह पर कि कॉन्टिनेंट मोबाइल ना हो, मतलब कॉन्टिनेंट ने मूव ना करा हो, ड्रिफ्ट ना करा हो, एक जगह से दूसरी जगह ना गए हो, मान लेते हैं, तो क्लाइमेट गया होगा भाई, क्योंकि अगर अफ्रीका में लिंक ग्लाइजर पेन पाया गया है और फिर वहीं पर आज के समय में हमें नॉर्थ अमेरिका में भी वो पेन पाया गया है, तो कहीं ना कहीं जो उस समय क्लाइमेट अफ्रीका में था तो आज के समय में वो क्लाइमेट हमें यहाँ पर भी मिलता है अमेरिका में, ठीक है। कहीं ना कहीं फिर क्लाइमेट मोबाइल है। डू वी गेट दैट? समझ में आया आपको कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट ही मोबाइल है, क्लाइमेट ही मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पर ये यही कहते हैं, ठीक है। अब क्लाइमेट जोन स्टैटिक हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर कॉन्टिनेंट ने मूवमेंट करी, तो कहीं ना कहीं वैगनर यही कहते हैं कि या तो क्लाइमेट मोबाइल था, क्लाइमेट जोन मोबाइल थे, या फिर कॉन्टिनेंट मोबाइल थे। मोबाइल का मतलब है चलित, एक जगह से दूसरी जगह बहना, ठीक है। तो एल्फ्रेड के द्वारा यही कहा गया है। अब एल्फ्रेड ये कहते हैं कि 200 साल पहले 200 मिलियन ईयर्स ago what we had a supercontinent called Pangaea or a super ocean called पैंथलासा नाम भूलने वाले नहीं है, ये बहुत ईजीएस्ट नेम है, ठीक है, पैंथलासा। अब जब एल्फ्रेड ने अपनी थ्योरी को प्रोपाउंड करने के एल्फ्रेड ने अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक पर्टिकुलर समय से लेकर अब तक की सारे के सारे फॉसिल्स की जब जांच करी, तो उसने कौन से समय के फॉसिल्स लिए? 3-4-5 मिलियन ईयर्स अगो से अब तक के सारे सोर्सेज को जांचा, और उसके बाद इस जो पीरियड 3-4-5 मिलियन ईयर्स अगो को एक नाम दिया। इट हैज़ इट्स स्पेसिफिक नेम कार्बोनिफेरस पीरियड। यहाँ से कार्बोनिफेरस पीरियड से उसने अब तक के सारे जो फॉसिल्स हैं और क्लाइमेटिक जोन्स हैं और कुछ अदर जो एविडेंसेस हैं उनको इकट्ठा करा, और ही ट्राइड टू प्रूव हिज थ्योरी दैट द कॉन्टिनेंट वाज ड्रिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, वन प्लेस टू अनदर। अब यहाँ पर वैगनर कहते हैं कि आगे चलकर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो पैंजिया है ना, पैंजिया वो 2 भागों में टूट गया, नॉर्दर्न साइड और सदर्न साइड, 2 तरफ के टूट चुका था, मतलब बीच में से हिस्से हो चुके थे। अब पहले तो एक सुपर सी हुआ करता था, सुपर ओशियन, ठीक है, सुपर ओशियन हुआ करता था पैंथलासा, और सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था पैंजिया। मगर अब जब पैंजिया टूटा तो 2 प्रकार के मासेस बने, दैट इज द यूरेशिया और अंगारा लैंड, और द सेकेंड वन वाज गोंडवाना लैंड। अब ये जो गोंडवाना लैंड था ये सदर्न पार्ट हुआ करता था, और अंगारा लैंड नॉर्दर्न पार्ट हुआ करता था, ये अंगारा लैंड नॉर्दर्न हुआ करता था और ये सदर्न हुआ करता था, ठीक है। तो सदर्न ये 2 लैंड कट गए अलग अलग, ठीक है। अब उसके बाद जो पैंथलासा हुआ करता था, अब दोनों जब ये लैंड कटे हैं, देखिए जब ये दोनों लैंड कटे हैं, ये यूरेशिया है, ये है गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब इनके बीच में एक सी फॉर्म हो गया जिसका नाम था टेथिस सी, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, समझ गए, ठीक है। अब उसके बाद धीरे धीरे ये प्रोसेस चली, और आज के समय में ऐसे हमें कॉन्टिनेंट देखने के लिए मिलते हैं। दिस वन इज द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यूरेशिया इंक्लूडिंग अरेबियन प्लेट और अंटार्कटिका।
यू गॉट इट? समझ में आया? ठीक है, चलो आप आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो पीछे से देख लीजिए, दोबारा वीडियो रिवाइंड कीजिए और देखिए। अब यहाँ पर कार्बोनिफेरस देखते हैं। देखिए ये कार्बोनिफेरस पीरियड है, कितनी साल दिखा रहा है यहाँ पर? 350, ठीक है। मिसिसिपियन पीरियड बोलते हैं इसे हम। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप, पैलियोजोइक पीरियड। यहाँ पर ये एरिया यहाँ से स्टार्ट करना चालू करा था एल्फ्रेड ने और यहाँ तक जांचा है, ठीक है। इसे बोलते हैं, ये जो पीरियड है इसे बोलते हैं मिसिसिपियन, ठीक है। मिसिसिपियन यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे फॉसिल्स आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें उस टाइम थी और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें एक्सटिंक्ट हो गई और आज के समय में इंसान जो है उसने सब पर कब्जा कर बैठा हुआ है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो ट्राइंग टू एक्वायर सर्टेन टेरिटरी, ठीक है। और चाइना पे कब्जा करना चाहता हूँ मैं भी, ठीक है। और भाई देखो सिकंदर जैसा अलेक्जेंडर द ग्रेट जो वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहता था, ठीक है, वो आया था इंडिया पर भी कब्जा करने के लिए, बट ही वॉज नॉट एबल टू ट्रेसपास, हस्तक्षेप करने में नाकाम रहा, ठीक है। इंडिया में घुस नहीं पाया वो, और वो जब बेबीलोनिया लौटा तो वो मर चुका था, ठीक है। ऐसी ही चीज़ें, हम सपने तो काफ़ी बड़े बड़े देख लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंट द रूल्स एंड व्हेन इट कम्स टू हार्ड वर्क, वी ऑलवेज ट्राई टू प्रोक्रेस्टिनेट, वी ऑलवेज ट्राई टू जस्ट डिले आर थिंग्स, एंड एट द एंड व्हाट वी गेट द नेगेटिव और द वर्स आउटकम ऑफ दैट प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। तो इसीलिए हमें हमेशा वी हैव टू बी ऑलवेज रेडी, ठीक है। जैसे अलेक्जेंडर की सेना हुआ करती थी, अलेक्जेंडर नहीं पढ़ा है तो एक अलेक्जेंडर की वीडियो मैंने सेपरेटली बना रखी है, ठीक है, वो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं जस्ट फॉर नॉलेज, ठीक है। मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा। तो यहाँ था ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अगर आपको समझ में नहीं आए तो यू कैन अगेन जा सकते हैं, वीडियो को रिवाइंड कीजिए और देखिए। अब यहाँ पर हम एविडेंसेस की बात कर लेते हैं कि जो अल्फ्रेड वैगनर था उसने कितने एविडेंसेस दिए, ठीक है। एविडेंसेस दिए कि हाँ भाई मैं ये एविडेंस दे रहा हूँ कि और ये प्रूफ करता हूँ कि जो थ्योरी है, यानी एक जो मास है ना, मतलब कॉन्टिनेंट है, वो एक जगह से दूसरी जगह ड्रिफ्ट करे थे। आज के समय में जिग्सॉ फिट का ये जो अल्फ्रेड वैगनर ने ये जो एविडेंस दिया था, ये कहते हैं कि जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वो डायरेक्टली यहाँ फिट होता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ये वाला एरिया, कैन यू सी दिस, इस वाले एरिया में फिट होता है। when we try to fit it, can it be fitted? No, it cannot be fitted, it cannot be, ठीक है। बट हाँ कुछ शेप ऐसी ही है, ठीक है। हो सकता है कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो इंक्रीज़ हो गए हों और उससे ज़्यादा लैंड बढ़ चुका हो, ठीक है, यहाँ पर, और ये इसी में फिट होता हो। बट एक जो मतलब एग्जैक्ट जो प्रूफ है ना वो हमें समझ में नहीं आया यहाँ पर, तो इसीलिए वी डिस्कार्डेड इट। क्या करा, जो आगे के ज्योग्राफिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया कि ये जो अल्फ्रेड वैगनर है इन्होंने अच्छे प्रूफ नहीं दिए और वी आर नॉट विलिंग टू कंसीडर, हम इसे कंसीडर नहीं करने वाले। तो ये जिग्सॉ फिट का दिया था, जिग्सॉ फिट यानी ये वाला जिग्सॉ फिट, यहाँ पर फिट होता है ये, ठीक है, जिग्सॉ फिट, समझ में आपको। अब आगे जो अल्फ्रेड वैगनर ने एविडेंस दिया वो दिया कि सिमिलरिटी ऑफ रॉक स्ट्रक्चर। ये कहते हैं कि जो ये एपलेशियन माउंटेन है ना यूएसए में, देखिए यूएसए, ये आपको यूएसए ही दिखना चाहिए, ये पिडमॉन्ट माउंटेन है, यानी फुट माउंटेन बोला जाता है इनको। अब ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया की बात कर लूँगा मैं, ये वाला एरिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये वाला वही एरिया है, ठीक है। अब ये यूएसए का एरिया, ये एपलेशियन माउंटेन यहाँ पर पाई जाती है। अब अल्फ्रेड वैगनर क्या कहते हैं कि जो एपलेशियन माउंटेन का स्ट्रक्चर है ना, रॉक स्ट्रक्चर जो है, और जो स्कैंडिनेवियन माउंटेन और यहाँ पर ये जो ब्रिटेन की जो ब्रिटिश आइलैंड है, इनका जो रॉक स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं सेम है। इसलिए अल्फ्रेड वैगनर ने ये भी कहा जब इनका रॉक स्ट्रक्चर सेम है तो कहीं ना कहीं ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि ये सारे के सारे कभी पिछले ज़माने में एक साथ हुआ करते हो, एक साथ ये यहाँ पर ये हो गया नॉर्वेयन और ये हो गया ब्रिटिश आइलैंड, ठीक है, ये ब्रिटिश आइलैंड हो गया। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये हो सकता है कि स्ट्रक्चर पहले इन्हीं के साथ मिलती हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये इसकी तरह देख सकते हैं आप, ये अफ्रीका है, ठीक है, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारा
ये है अंटार्कटिका, ठीक है, ये है इंडियन प्लेट, ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और ये हमारा ग्रीनलैंड, और ये नॉर्वेन कंट्रीज़ हैं, ये एशिया है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे तो अलग हुई। तो यहाँ पर आप बात समझिए, फीलिंग समझिए, ठीक है, बात नहीं फीलिंग समझिए। यहाँ पर मैं जो कहना चाहता हूँ उस बात को समझिए और फीलिंग भी समझिए। भाई मैं बहुत सही बता रहा हूँ, ठीक है, आप ही के काम की चीज़ है। अब आगे एल्फ्रेड वैगनर क्या कहते हैं? आगे एल्फ्रेड वैगनर ये कहते हैं कि जो फॉसिल्स हैं मीजोसोरस के, जो फॉसिल्स, ये मीजोसोरस एक तरीके जो रैप्टाइल डायनासोर हुआ करते थे, ये मीजोसोरस है, ठीक है। इसके जो फॉसिल्स हैं वो इंडिया में भी पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, और साउथ अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे ये भी तो इन्फर करा जा सकता है कि ये पहले कॉन्टिनेंट एक ही साथ हों। नहीं तो अगर साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला मीजोसोरस वो साउथ अफ्रीका में कैसे पहुंच गया? क्या वो तैर का गया हैं? या अफ्रीका में पाया जाने वाला जो मीजोसोरस है वो इंडिया में कैसे पहुंच गया? क्या इसने इतनी दूर का सफ़र तय कर लिया? भाई कैसे? तो यहीं पर ये सारी चीज़ें, ये जो एविडेंसेस हैं, ये एल्फ्रेड वैगनर के द्वारा दिए गए जस्ट टू प्रूव कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इट एग्जिस्टेड एंड द कॉन्टिनेंट ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म्ड द प्रेजेंट डे लैंड मास। आगे वैगनर क्या कहते हैं? आगे वैगनर कहते हैं कि जो दूसरा एविडेंस है, यानी लास्ट एविडेंस है, वो ये है कि जो लैमिंग है उनकी जो मूवमेंट, उन्होंने कहा कि व्हेन द कॉन्टिनेंट वेर ड्रिफ्टिंग फ्रॉम ईच अदर ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम ईच अदर, तो उस समय क्या हुआ कि लैमिंग्स ने यहाँ से स्टार्ट कर दिया भागना, क्योंकि ये ग्रुप में निकलते थे खाने की तलाश में, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब फिर वो दूर दूर तक का सफ़र तय करते थे अपने घर जाने के लिए। तो एट दी एंड क्या हुआ कि जब कॉन्टिनेंट वेर ड्रिफ्टेड अवे, तो लैमिंग क्या करें, लैमिंग ने एक तरफ से यहाँ से भागना चालू कर दिया, ये अपने घर की तरफ जा रहे थे और वो जाकर नीचे गिर गए। मगर जब आप लैमिंग का गेम खेलते हैं ना, तो वो देखते हैं कि इनको जिधर का रास्ता दिखा दो उधर ही भाग लेंगे। इतने क्यूट जानवर होते हैं ये, बहुत क्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर लैमिंग का सहारा लिया, बट कैन वी कंसिडर दिस, क्योंकि अगर लैमिंग्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो ये ग्रुप में जाते हैं। अब ग्रुप में अगर तो आप इनको कह दोगे कि अब इनका ग्रुप का लीडर कोई भी, ये अगर एक तरफ को मुड़ गए ना तो वहीं चलते रहेंगे, अगर इस तरफ को मुड़ गए तो यहीं चलते रहेंगे, इनका कुछ नहीं है ठिकाना, ठीक है। इसीलिए we do not consider, or the geographical scientists do not consider this evidence to prove continental drifting theory or continental drift theory propounded by Alfred Wegener, ठीक है। तो ये थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, बट आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ योर बुक्स चैप्टर 3, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने इसमें कंट्रीब्यूट करा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? कैन यू सी दिस? लेट मी जूम इट आउट, ओके, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट। कैन यू सी दिस एस्थेनोस्फीयर? ये वाला पोर्शन है, ठीक है। अब ये एक मिनट ये वाला जो पोर्शन है एस्थेनोस्फीयर का, अभी मैंने आपको बताया सियाल सीमा वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर सबडक्शन चलता है, अबडक्शन चलता है, डिस्ट्रक्शन चलता है, ठीक है। यहाँ पर 3 प्रकार की बाउंड्रीज होती हैं, पहली कन्वर्जेंट, दूसरी डाइवर्जेंट, तीसरी ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये सारी बाउंड्रीज यहाँ पर काम करती हैं। और यहाँ पर जो प्लेट्स हैं वो ना तो एक दूसरे के ऊपर तैरती हैं ना कुछ होता है। अब जैसे कि मानकर चलिए, यहाँ पर साइंटिस्टों ने ये कहा कि यहाँ पर जो प्लेट्स हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और ओशनिक प्लेट्स, वो एक दूसरे में तो टकराती हैं, घिसड़ती हैं और एक दूसरे से दूर जाती हैं। यही सारी प्रोसेस यहाँ पर होती है और यही है बेस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का, ठीक है। यहाँ पर टेक्टोनिक का मतलब है, एक मिनट, पेन कहाँ गया, ये
तो यहाँ पर टेक्टोनिक का मतलब है मोबिलिटी, मोबिलिटी यानी घूमना, जाना, मोबिलिटी, ट्रांसफर, और एक जगह से दूसरी तरफ मोबाइल होना, ठीक है, स्थिरता ना होना, बस स्टैटिस्टिसी ना होना, ठीक है। अब यहाँ पर लिथो जो स्फीयर है, लिथोस्फीयर, ये वाला पार्ट जो है लिथोस्फीयर वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब ये जो लिथोस्फीयर है ये काफ़ी पार्ट्स में डिवाइडेड है, और इसकी जो अपर वाली लेयर है ना उसको बोला जाता है क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहीं ना कहीं लिथोस्फीयर के ऊपर है, लिथोस्फीयर से नीचे एस्थिनोस्फीयर है, ठीक है। एस्थिनोस्फीयर जहाँ पर मैग्मा चैम्बर्स होते हैं, मैग्मा चैम्बर्स अलग चीज़ है, ठीक है, जहाँ पर लावा पाया जाता है, आप सिंपल भाषा में समझिए, ठीक है। चलते हैं अब आगे, ठीक है। यहाँ पर साइंटिस्ट जैसे कि विल्सन ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है, तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, यहाँ पर काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने आकर अपना जो योगदान है वो दिया है, ठीक है। तो उनमें से एक थे विल्सन। अब विल्सन क्या कहते हैं? विल्सन कहते हैं कि जो प्लेट्स हैं वो अलग अलग साइजेस की हैं, अलग अलग साइजेस हैं, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई मोटी है, कोई नाटी है, ऐसी हैं प्लेट्स यहाँ पर, ठीक है। और प्लेट्स को डिवाइड करा गया है मेजर प्लेट और माइनर प्लेट्स में। अब मेजर प्लेट्स कौन सी है? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट। और माइनर प्लेट कौन कौन सी है? स्कॉटिया प्लेट, नज़का प्लेट, कैरिबियन प्लेट, जुआंडी फूका प्लेट, इंडियन प्लेट, अरेबियन प्लेट। ये सारे के सारे जो माइनर प्लेट यानी स्मॉल प्लेट हैं, छोटी प्लेटें हैं, छोटी टेक्टोनिक्स, नॉट टेक्टोनिक, प्लेट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी प्लेट है। देखिए यहाँ पर यूरेशियन प्लेट हो गई, और ठीक है, अरेबियन प्लेट, नॉट ये इट्स नॉट अरेबियन प्लेट्स, इट्स अफ्रीकन, ये अफ्रीकन, अरेबियन प्लेट ही है, ठीक है। यहाँ पर ये एरो लग रहा है, ठीक है, ये अरेबियन प्लेट हो गई अरेबियन पेनिनसुला वाली। अब ये अफ्रीकन प्लेट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट हो गई, इंडियन प्लेट हो गई, ठीक है। और ये देख रहे हो मिड ओशियनिक रीज, अभी पढ़ाऊँगा आगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जुआंडी फूका ये वाली प्लेट हो गई, ठीक है। अब और ये पैसिफिक प्लेट हो गई ये वाली, साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई, और कैरिबियन प्लेट हो गई ये वाली, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई ये वाली, ठीक है। और नज़का प्लेट हो गई ये वाली, अंटार्कटिक प्लेट हो गई ये वाली, ठीक है। बाकी छोटी छोटी प्लेटें हैं सब, फिलिपिन प्लेट हो गई, जावा ट्रेंच हो गई, ठीक है। और भी कोई प्लेट बची है? नहीं बची। तो चलो आपने ये देखो स्कॉटिया प्लेट यहाँ पर है, ठीक है। अब ये वाली प्लेट आपने देखी नहीं, सारी की सारी ये मेजर प्लेट्स हैं, ये माइनर प्लेट्स हैं, याद रख सकते हैं आप इनको, ठीक है, रखनी ही है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ईजिली मैं सबसे ज़्यादा आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब आगे की तरफ, अब अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इंडिविजुअल प्लेट आर फ्लोटिंग ओवर एस्थेनोस्फीयर, दे आर आल्सो मोबाइल फ्रॉम वन एरिया टू अनदर अराउंड अर्थ, ठीक है। यहाँ पर ये कहा गया है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। अब ये जो प्लेट्स हैं सारी की सारी, ये जो आप लकीरें देख रहे हैं ना, ये लाइन सी, ये देखिए ये जो त्रिकोण देख रहे हैं ना आप, त्रिकोण जहाँ पर भी आपको त्रिकोण दिखेंगे वहाँ जो वोल्केनिक इरप्शन कंटिन्यूसली होता रहता है, मतलब कंटिन्यूसली साल 2 साल 10 साल 20 साल 100 साल, ठीक है, ऐसे होता रहता है। मगर ये वाला जो एरिया इसे बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, तो यहाँ पर कंटिन्यूसली होता रहता है। अभी आपने देखा होगा इटली में अभी काफ़ी तगड़ा सा वो आया है, क्या बोलते हैं उसे, भूकंप। ये इटली यहाँ पर है, हाँ इटली शायद यहीं पर है, ठीक है। तो चलिए, तो ये सारी प्लेट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो प्लेट्स हैं जैसे कि पैसिफिक प्लेट हो गई, और ये सदर्न अमेरिकन प्लेट हो गई, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई, और अफ्रीकन प्लेट हो गई, और इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट हो गई, इंडियन प्लेट हो गई, और फिलिपिनो प्लेट हो गई, और जुआंडी फूका प्लेट हो गई, स्कॉटिया प्लेट हो गई। और ये सारी प्लेट जो है कहीं ना कहीं क्या करती हैं, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रही हैं, तैर रही हैं। एस्थेनोस्फीयर जो मैग्मा वाली लेयर है, ठीक है, ये वाली लेयर की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाली लेयर की,
ठीक है, इस वाली लेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो लेयर है एस्थिनोस्फीयर है, एस्थिनोस्फीयर, इसके ऊपर ये जो लिथोस्फीयर है ना, ये टूटी हुई है इन प्लेट्स के रूप में, ठीक है। जो एंटीफुका स्कॉट या नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, अरेबियन, इंडियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, और फिलिपानो प्लेट, ये सारी प्लेट जो टूटी हुई हैं आपस में ही, और इसके एस्थिनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रही हैं। अब जब फ्लोट कर रही हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकराएंगे ना एक दूसरे से। अब जब एक दूसरे से टकराएंगे तो घर्षण भी होगा, जहाँ पर घर्षण होगा वहाँ पर भूकंप बनेगा। ध्यान आई, समझ में आया? जहाँ पर घर्षण होगा वहाँ पर भूकंप बनेगा, अर्थक्वेक आएगा। ऑब्वियसली जब घर्षण हो रहा है तो कहीं पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे भी जाएगी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे जाएगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रहेगी। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है, ये ऊपर है, ये वाली नीचे जा रही है। अब नीचे वाली प्लेट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी ज़्यादा है, मगर जो ओशियनिक क्रस्ट की डेंसिटी ज़्यादा है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो कम है। यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन भी हो रहा है ना, वोल्केनिक इरप्शन। तो यही सारी चीज़ें होती हैं भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो क्रस्ट है वो 3 प्रकार की है। पहली है ओशियनिक क्रस्ट, पैसिफिक प्लेट, नज़का प्लेट। दूसरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओनली, तीसरी ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओनली, ठीक है। अब 3 प्रकार की क्रस्ट बन सकती हैं यहाँ पर यानी क्रस्ट जो है वो 3 प्रकार की हो सकती है। या तो एक ओशियनिक क्रस्ट ही हो सकती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ही हो सकती है, और ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल दोनों भी हो सकती है। जैसे कि नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन, ये जो प्लेट है साउथ अमेरिकन और नॉर्थ अमेरिकन, इसमें इंक्लूड होती हैं दोनों ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक, यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट जो हैं उनके साथ एक दूसरे का इंट्रैक्शन होता है। जो पहली होती है कन्वर्जेंट, दूसरी डाइवर्जेंट, तीसरी होती है ट्रांसफॉर्म। अब मैं बताने वाला हूँ आपको डिटेल में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहले आपको ये वाला मामला समझा दूँ, ठीक है। ये देखिए ये पैसिफिक प्लेट है, ये ओशियनिक क्रस्ट है खाली, ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट है ना। अब वहीं पर ये जो साउथ अमेरिकन क्रस्ट है, यहाँ पर ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी है और यहाँ पर ओशियनिक क्रस्ट भी है। तो दोनों क्रस्ट यहाँ पर है ना, यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी कम है और जो ओशियनिक क्रस्ट है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये समझिए, ये इसमें दोनों के मिल रही हैं, ठीक है, दोनों ही मिल रही हैं। अब देखिए यहाँ पर ये नज़का प्लेट है ना, और यहाँ पर ये साउथ अमेरिकन प्लेट है और यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। तो देखिए ये है पैसिफिक ओशियन, ठीक है, इट्स नॉट पैसिफिक ओशियन, दिस इज़ पैसिफिक ओशियन, ठीक है। ये है अटलांटिक ओशियन, ठीक है, ये अंटार्कटिक, यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है। ये जो अटलांटिक ओशियन है, ये अटलांटिक जो प्लेट है वो इसके साथ कन्वर्ज हो रही है, सबडक्शन हो रहा है। अटलांटिक जो प्लेट है वो आपस में टकरा रही है, घर्षण बल ये हो रहा है, यहाँ पर एक तरीके से ट्रांसफॉर्म बाउंड्री हो रही है, ठीक है, ना कि डाइवर्जेंट और ना ही कन्वर्जेंट। यहाँ पर घर्षण बन रहा है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉर्म हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भी ओशियनिक प्लेट है, यहाँ पर भी ओशियनिक प्लेट है और यहाँ पर भी ओशियनिक प्लेट है। वहीं पर क्या है कि ये जो नज़का प्लेट है ना, और ये सदर्न अमेरिकन प्लेट, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये क्या है, ओशियनिक प्लेट। अब ये जो ओशियनिक प्लेट है ना, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, यहाँ पे रॉकी माउंटेन होते हैं, रॉकी माउंटेन, ठीक है, सॉरी नॉट रॉकी, यहाँ पर एंडीज़ माउंटेन फॉर्म होते हैं। यहाँ पर जो एंडीज़ माउंटेन है, यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन ज़्यादा होता रहता है, बड़े ऊंचे माउंटेन है। क्यों? ये माउंटेन जो फॉर्म हो रहे हैं, ये जब भी फॉर्म हो रहे हैं जब नज़का प्लेट है वो नीचे की तरफ जा रही है, और जो यहाँ पर माउंटेन फॉर्मेशन हो रहा है इसी वजह से, ताकि जो एक तरीके से जो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बन रहे हैं, यहाँ पर जब एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बन रहे हैं तो यहाँ पर माउंटेन का फॉर्मेशन चल रहा है और माउंटेन फॉर्म हो रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर भूकंप भी आते हैं और वोल्केनिक इरप्शन भी होता है। ये है जो कन्वर्जेंट बाउंड्री का एग्जाम्पल, ये है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का एग्जाम्पल, और ये जो मिड अटलांटिक रीजन है ना, ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, और यही है एक जो है वो क्या डाइवर्जेंट बाउंड्री का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। अब कैसे दिखाते हैं आपको, चलो आगे देखिए।
यहाँ पर डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि मिड अटलांटिक, यहाँ पर जो ओशियन है ना, यहाँ पर जो प्लेट है, यहाँ पर कॉन्टिनेंटल प्लेट है दोनों के दोनों। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ओशियनिक प्लेट है, ठीक है, ये ओशियनिक प्लेट है ठीक है, नॉट यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ना, ये जो एरिया है, आपने सुना होगा कि आज भी कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, तो वो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो डाइवर्जेंट बाउंड्री फॉर्म होती है ना, यहाँ पर ये इस तरफ जाती है और ये इस तरफ जाती है, यानी आज भी जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो नॉर्थवर्ड मूव कर रहे हैं, और जो सदर्न में अलग हुए थे, मतलब मोस्टली तो इक्वेटर की तरफ ही मूव करते हैं सारे के सारे, ठीक है, मगर यहाँ पर जो मूवमेंट है ना कॉन्टिनेंट्स की, वो नॉर्थवर्ड है, इसलिए यहाँ पर डाइवर्जेंट बाउंड्री फॉर्म होती है। कैसे डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या किसे कहते हैं, 1 मिनट, डाइवर्जेंट बाउंड्री इसे कहते हैं कि यहाँ पर जो दोनों लेयर्स हैं ना, वो आपस में एक दूसरे से अलग हटती हैं, ठीक है, अलग हटती हैं आपस में। और कन्वर्जेंट बाउंड्री यहाँ पर नज़का और साउथ अमेरिका का प्लेट का एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर साउथ नज़का की जो प्लेट है वो नीचे जा रही है और साउथ अमेरिका की प्लेट ऊपर है, इसलिए यहाँ पर एंडीज़ जो माउंटेन है वो फॉर्म हुए हैं, एंडीज़ माउंटेन फॉर्म हुए हैं, और यहाँ पर एंडीज़ जो माउंटेन फॉर्म होने के साथ साथ यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन भी होता है, क्योंकि यहाँ पर नज़का प्लेट जब नीचे जाती है तो यहाँ पर एक तरीके से प्रेशर क्रिएट होता है, और नीचे वाला जो लावा है वो ऊपर आने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर होता है एक तरीके से अबडक्शन होता है, अबडक्शन, ऊपर की साइड चढ़ाव, अबडक्शन जब हो रहा है तो यहाँ पर अबडक्शन की वजह से क्या हुआ कि माउंटेन फॉर्म हो गए, ठीक है, माउंटेन फॉर्म के साथ साथ इसमें वॉल्केनिक इरप्शन भी हुआ, तो ये यहाँ पर नज़का प्लेट वाला और साउथ अमेरिका वाला वो है एग्जाम्पल। अब एस्टेनोस्फीयर की बात करें तो यहाँ पर सैन एंड्रीज फॉल्ट के बारे में सुना है, सैन एंड्रीज एक फ़ॉल्ट क्रिएट हुआ था, इसके ऊपर एक मूवी बनी है कैलिफोर्निया शायद, तो वहाँ पर ये फ़ॉल्ट क्रिएट हुआ था जहाँ पर काफ़ी सारी मतलब मौतें हुई थी और पूरी की पूरी ज़मीन नीचे धंस गई थी, और एक तरीके से जो एक वो बनती है ना नाली सी, एक जो मतलब गुली बोलते हैं वैसे नाली होगा, गुली बन गई थी एक तरीके से बहुत बड़ी, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही तरीके की यहाँ पर होती है जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे के अपोजिट मूव करती हैं और फिर डाइवर्जेंट बाउंड्री का वो ले लेती हैं रूप, और उससे क्या होता है, एक फॉल्ट क्रिएट होता है, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पर समझो कि जो कन्वर्जेंट बाउंड्री है वो जब दो डिफरेंट प्लेट आपस में कन्वर्ज होती हैं, जो ओशनिक क्रस्ट है जब उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो उसके नीचे पहुंच जाएगी, ठीक है, नीचे की तरफ जाएगी, जैसे कि ये ओशनिक क्रस्ट है और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। और जो डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है वो ये होती है कि जो दो प्लेट आपस में एक दूसरे से पास सो क्या कहते हैं उसे हिंदी में, दूर जाती हैं एक दूसरे से, मगर यहाँ पर दोनों सेम ही जो क्रस्ट है, सेम ही ओशनिक क्रस्ट हैं दोनों के दोनों। और ये जो चीज़ हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलती है, मिड अटलांटिक रिज, वो इसी वजह से क्योंकि जो आज भी जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो नॉर्थवर्ड मूव कर रहे हैं, और जिस वजह से यहाँ से डाइवर्जेंट हो रहा है इधर की साइड, और तो इसीलिए यहाँ पर एक गैप क्रिएट होता है जिसको भर देता है लावा मैग्मा, जो एस्टेनोस्फीयर से ऊपर की तरफ आता है, किस उसमें फिशर वॉल्केनिक इरप्शन में, इसे फिशर टाइप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन बोलते हैं, ठीक है, और इसे बोलते हैं कोन टाइप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हर जगह मतलब एक तरीके से फॉल्ट क्रिएट हो रहे हैं और वॉल्केनिक इरप्शन चल रहा है, यहाँ पर भी वॉल्केनिक इरप्शन चल रहा है और यहाँ पर भी वॉल्केनिक इरप्शन चल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो प्लेट है ना, जो उस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में मतलब यानी ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये कभी कभी एक जगह पर आकर इकट्ठी हो जाती है, फिर एकदम से ही छूटती है। आपने अगर कभी डस्टर ने कभी फॉर्म को लिया होगा और आपस में उसे दोनों तरफ से कंप्रेस करा होगा, यानी इस तरफ से भी और इस तरफ से भी जब कंप्रेस करेंगे तो एक तरीके से यहाँ पर एक तरीके से इकट्ठा हो जाता है, फिर एकदम से ही छूटता है। जब ऐसा कभी कहीं पर किसी भी प्लेट में होता है ना, तो एक तरीके से यहाँ पर सुनामी आ जाती है, भूकंप बहुत तेज़ हो जाते हैं, बहुत तीव्र गति के भूकंप आते हैं और तहस नहस बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर फॉल्ट होते हैं, इस जगह पर फॉल्ट वगैरह जब क्रिएट होते हैं, जब दो सेम जो क्रस्ट हैं वो आपस में जब बाउंस बैक करती हैं, यानी आपस में अपोजिट ईच अदर मूवमेंट करती हैं, तो क्या होता है कि फॉल्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं,
भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक क्रिएट होते हैं। तो ऐसे ही, मगर यहाँ पर अर्थक्वेक नहीं आते, यहाँ पर सिंपली ये फिशर टाइप, शांत टाइप का एक तरह से वोल्केनिक इरप्शन है। तो ये था पूरा चैप्टर जो मैंने आपको तीसरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया। अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में उठता है कि हाँ सर ये समझ में नहीं आया, आप मुझसे या तो डायरेक्ट कमेंट में पूछिए, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर जुड़ सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है, यू जस्ट कैन आस्क एनी टाइम। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और फेसबुक पर भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैंने वहाँ पर ऑलरेडी जो अकाउंट बना रखे हैं, सो दैट कि आपकी जो क्वेरीज़ को वो उनको एंटरटेन करता रहूं, ठीक है, आपकी क्वेरीज़ का आंसर देता रहूं, ठीक है। तो आप वहां पर मुझसे जुड़ सकते हैं, और यूट्यूब तो है ही आपका अपना प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको 4 चैप्टर आपका पढ़ाऊँगा, 4 चैप्टर NIOS ज्योग्राफी का, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद। मगर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली एक वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।